Dear students, good morning. Our second chapter, writing. Morning, ma'am. Good morning. Good morning हो गया, बस बंद करो अब इसको. Writing and city life. This is our second chapter and it is about to be completed. आज ये पूरा होने वाला है. तो हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है. मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जिसमें कि हमने उरुक सिविलाइजेशन के बारे में, सिटीज के बारे में, मारी सिटी के बारे में पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ दीज सिटीज, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, ये हमने पढ़ा है. तो आप लोगों ने ये देखा कि मेसोपोटामिया की क्या ग्रेट अचीवमेंट्स हैं और सिटी लाइफ वहां पे कैसे डेवलप हुई थी और रिवर वैलीज में होने के कारण वहां का एग्रीकल्चर कैसे प्रॉस्पेरस था. वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आप लोगों को बताई है. एंड आई सेंट यू अ लिंक ऑन व्हाट्सएप दैट would help you to complete the question answers given in the NCERT. So dear students, आप लोगों को मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपने वो क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे. Along with this, आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बताने वाली हूँ जो कि आपको करने हैं अपनी नोटबुक में. एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर नोटबुक वेल in a very well manner. आप लोग उसमें शुरू के 2 पेज जो है वो छोड़ देंगे फॉर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड 1 पेज फॉर इंडेक्स. और आप लोग अपनी नोटबुक जो है वो थोड़े थिक नोटबुक लेंगे और थोड़े बड़े साइज की नोटबुक लेंगे जिसमें कि आपका सारा काम आ जाए. और इसके अलावा आप अपनी नोटबुक में लेसन नंबर 2 डालेंगे क्योंकि लेसन नंबर 1 आपका डिलीट हो गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ. और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का लिंक मैंने आपको दिया था, यू वुड कंप्लीट ऑल दोस questions from that link. And along with that, along with the NCERT questions, you will also write down the additional questions. आप लोग उसके लिए अलग से हेडिंग लिखेंगे एडिशनल क्वेश्चंस. और एडिशनल क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो भी बेटा आपको उस लिंक में अवेलेबल होंगे जो मैंने आपको भेजा था. मैं आप लोगों को उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ. तो आप लोग उन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और फिर उनके आंसर आप उस लिंक में से नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक पर मेंशन कर लेंगे, राइट कर लेंगे. तो ये क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं. इन ऑल टुडे I have written 25 questions for you and today also I will give you some more questions जो आज शाम को मैं लिख लूंगी तो मैं कल आप लोगों को दे दूंगी. इन ऑल हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा आज और जो एडिशनल क्वेश्चंस थोड़े से बच जाएंगे वो मैं आपको कल दूंगी. एंड उसके अलावा मैं कल आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसमें से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी. तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखें, अपनी बुक्स रखें, अपना रिटन वर्क कंप्लीट करें. तो कल मैं आप लोगों को रिटन वर्क हिस्ट्री का ही दूंगी लेकिन आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी मैं पॉलिटिकल साइंस से. ठीक है. तो इन ऑल हमारी रोज क्लास होती है ये. तो 3 दिन हमारी क्लास 10 to 11 to 12 होगी और 3 दिन हमारी क्लास जो है वो 10 to 11 होती है. तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रखें. एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड बट दे मस्ट अटेंड द क्लास ताकि उनका कोई नुकसान न हो. और हालांकि मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग सेव होगी
जब आपका ऑफिशियल ग्रुप बन जाएगा, जब आप लोगों को ईमेल आईडी मिल जाएंगी स्कूल से, तो उस समय पर अगर और नए एडमिशन हमारे आएंगे यहाँ पर, तो उस समय पर मैं आपको ये लिंक भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि आप अपना पीछे का काम भी कंप्लीट कर लें, और आप जो है अपना नया काम जो आपका रहता है आप उसे भी कंप्लीट कर लें। सो डियर स्टूडेंट, होप आप लोग को करेंगे पढ़ाई के मामले में, और जो है ना इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के कभी भी पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था बच्चों, उस लिंक में से आपको क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। इस मैं ये आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, वो क्वेश्चंस कौन से हैं ये आप देखेंगे। हाँ जी, तो जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया आपकी जो एडिशनल क्वेश्चन जो आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे ना उस लिंक में से, उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि हाँ जी, तो उसमें मेसोपोटामिया जो है, वेयर इज मेसोपोटामिया, आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था ये लेसन, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मेसोपोटामिया जो है वो आज कहाँ पर है, ये इराक में है। ठीक है, आप लोगों को उसी लिंक में से इसका आंसर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना अपना रिटन वर्क करेंगे, बहुत ही साफ और सुंदर राइटिंग में। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन एंड वेयर डिड आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगिन इन मेसोपोटामिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इट वाज स्टार्टेड इन 1840। आप लोगों के उस लिंक में ही इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ ना, वही क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आई विल सी यू हैव टू डू दीज 25 क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक, एंड यू विल सेंड योर नोटबुक टू मी फॉर चेकिंग। आप लोग उसकी पीडीएफ बनाएंगे, पहले पिक खींचेंगे, उसके बाद उसकी पीडीएफ बनाएंगे, एंड उसके बाद आप लोग मुझे अपना सारा काम भेजेंगे। मैं आप लोगों का सारा काम चेक करूंगी पर्सनली, आप लोग मुझे अपना नंबर भेजें, अपना काम जो है वो भेजेंगे पर्सनल, नॉट इन ग्रुप। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेसोपोटामिया। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है कि बिटवीन द टू रिवर्स, मेसोस एंड पोटामास, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसका मीनिंग क्या निकलता है। इसका मीनिंग निकलता है कि एंड पोटामास मीनिंग रिवर, तो इसका मतलब है कि मिडिल ऑफ द रिवर। What does the Bible depict about flood? फ्लड के बारे में जो है ना बाइबल क्या डिपिक्ट करता है, ये आप लोगों को बताना है। कि फ्लड के बारे में बताता है कि फ्लड जब आती है, जब ज्यादा पानी बह जाता है, तो जो वहां पर रहने वाले सभी लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप लोगों को उसी लिंक में इसका भी आंसर अवेलेबल होगा। You don't have to do all the questions. The questions I have selected for you, you have to write only those questions. Name the early cities of Mesopotamia. इसका आंसर मैंने आपको इसी में लिंक में इसी पे लिख दिया है, Ut, Uru and Mari. These were the early cities of Mesopotamia. Which type of cities developed in Mesopotamia? यहाँ पे जो cities develop हुई थी वो किस तरह की थी? वो cities थी जैसे कि आपका है ट्रेडिंग टाउन, इम्पीरियल टाउन, रिलीजियस टाउन। इसी में आप लोगों को जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इसी में मैंने आप लोगों को इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि शहर कितने प्रकार के होते हैं। तो शहर कोई ट्रेडिंग टाउन होता है जहाँ पे ट्रेड ज्यादा किया जाता है, कोई रिलीजियस टाउन होता है, ठीक है, कोई होता है इम्पीरियल टाउन। इम्पीरियल टाउन माने जहाँ पर किंग्स वगैरह रहते हैं। What were the reasons behind the growth of urbanization in Mesopotamia? तो मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन क्यों डेवलप हुआ, वहाँ पर कौन सी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, कौन सी ऐसी कंडीशंस अवेलेबल थी जिससे की वजह से वहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ। तो अर्बनाइजेशन के डेवलप होने के जो फैक्टर्स है वो आप लोगों को उसी लिंक में से लिखते हैं। इसके बाद आता है कि when did ancient town begin to flourish in Mesopotamia? जो मेसोपोटामिया में एंशियंट टाउन है वो कब फ्लोरिश हुआ था, कब जो है ना वो
जो फ्लोरिश हुआ था, इट वाज अबाउट 3000 BC। तो आप लोग इसको मेंशन करेंगे, आपको उस लिंक में ये आंसर अवेलेबल होगा। सीक्वेंस आप देखते जाएंगे, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये क्वेश्चंस लिखे हैं, यू डोंट हैव टू ब्रेक दिस सीक्वेंस। आप लोग इन सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को हमारे सामने रखेंगे, और उसमें उस लिंक में से जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, वो क्वेश्चंस को देख करके और उनके आंसर्स आप लिखेंगे। एंशिएंट टाउन ऑफ मेसोपोटामिया विद इट्स कैपिटल। एंशिएंट टाउन जो है ना, अपनी उसकी कैपिटल के साथ आपको इसका उसका नाम मेंशन करना है। फिर नेम टू रूलर्स ऑफ उरुक। उरुक के जो दो रूलर्स थे, उसमें आप लोगों को एक तो मैंने बताया था ना, अनमरकर एंड गिलगमेश। गिलगमेश, GILGAMESH, गिलगमेश एंड अनमरकर, ENMERKAR, ये दो रूलर्स थे वहाँ के। हु एक्सकवेटेड द सिटी ऑफ उर्रू। इन आप लोगों को जो सोर्सेज गिवन है ना यहाँ पर, उनमें भी मिल जाएंगे। हु फाउंडेड उर एंड वेन। इनके आंसर्स भी जो है ना, आप लोगों को सोर्सेज में अवेलेबल होंगे, लेकिन आप लोगों को जो मैंने लिंक भेजा है ना, उसमें भी इनके आंसर्स अवेलेबल है, तो यू कैन सी देम फ्रॉम देयर। व्हाट डू यू नो अबाउट मारी? मारी के में आप लोगों को डिटेल में मैंने बताया था कि मारी की जो पोजीशन है वो कैसी है, मारी किस लिए डेवलप है, मारी की क्या जो है ना अचीवमेंट्स है, वो आप लोग जो है ना मेंशन कर सकते हैं। आप लोग इस आंसर को पॉइंट्स में मेंशन करेंगे, आप लोग पॉइंट्स में इस आंसर को राइट करेंगे। इसमें आप लोगों को गिवन है कि मारी के बारे में पूरा पेज नंबर 41 पर आपको दिया हुआ है, ए ट्रेडिंग टाउन इन ए पेस्टोरल रीजन। तो एक ये था द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी, है ना, ये यहाँ से आप लोग इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है। 4-5 सेंटेंसेस आप इसमें से कर सकते हैं। आपको जो लिंक दिया है उसकी इसका आंसर गिवन है। व्हाट
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा हाँ, अब आ रही है? मैम यस मैम। अब आ रही है बेटा? हेलो, यस मैम। यस मैम। आ जाइए। हाँ ठीक है बेटा, है ना? हाँ जी। तो उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन बेटा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय मेसोपोटामिया। जो कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, उसमें बहुत ज्यादा साइंस थे, तो उन साइंस को जो है ना समझ पाना, उनको जो है ना पढ़ पाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम था। और वो टैब्लेट्स पर जो है ना मेंशन की जाती थी, और जो है ना हर साउंड के लिए ना एक जो है ना अलग तरीके का साइन हुआ करता था, यूज किया जाता था। तो which was the earliest language known to Mesopotamia? जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी यहाँ पे वो कौन सी थी? अक्कड़ लैंग्वेज, है ना? अक्कड़ लैंग्वेज यूज की जाती थी, नहीं वो सुमेरियन लैंग्वेज थी, फिर अक्कड़ लैंग्वेज उसको रिप्लेस किया था। By which language was it replaced? It was replaced by Akkad language. What is the meaning of cuneiform? Cuneiform का मतलब होता है wedge shaped, माने एक नुकीली चीज से लिखा जाना, नुकीली तरीके से लिखा जाता था। What is the how was Mesopotamian society divided? मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी थी उसको कैसे डिवाइड किया गया था? Then comes the question, what was the status of women during early stages? यहाँ जो women का status था वो कैसा था? तो उनको कुछ हद तक फ्रीडम थी। Which two things indicate that only a few Mesopotamian could read and write? जो ऐसी कौन सी दो बातें हैं जिनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, या कम जो है ना लोग पढ़े लिखे होते थे वहां। तो ये पता चलता है कि एक तो वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी ना वो बहुत मुश्किल थी, कॉम्प्लेक्स थी, और फिर दूसरी बात जो थी कि वो ज्यादातर ट्रेड के लिए या जो रॉयल ऑर्डर्स थे उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबलेट्स लिखी जाती थी। तो ऑर्डिनरी मैन पढ़ना जानते थे या नहीं जानते थे, इसके लिए हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है। हाउ डिड द चीफ्स इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस? चीफ जो है उन्होंने अपना विच वाज द सेंटर ऑफ मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। इसके बाद हाउ डिड द चीफ्स इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस? चीफ्स ने अपने इन्फ्लुएंस को कैसे इंक्रीज किया था? ये लोग क्या बताते थे? ये टेम्पल्स बनाने लगे थे, बिल्डिंग्स बनाने लगे थे, बड़े बड़े घर बनाने लगे थे। और जो है ना ये जो ऑर्डिनरी लोग थे उन लोगों को जो है ना क्या बोलते हैं, उनकी हेल्प किया करते थे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। और जो लूट होती थी ना वो लूट में से उनको शेयर दिया करते थे, जो ये लूट के लाया करते थे सामान, जो विलेजर्स पे लूट किया करते थे उनको जो है ना ये उन जो ऑर्डिनरी मैन थे उनमें बांट दिया करते थे, ताकि वो लोग जो है ना इन लोगों को जो है ना अप्रिशिएट करें या इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाए। Type of family system was prevalent in Mesopotamia. It was nuclear type of family system. Then आता है आपका which was the famous epic of Sumerians literature, when and how was it composed? तो इसका एपिक जो है वो कौन सा था? वो है गिलगमेश। एंड व्हेन एंड हाउ वाज इट कंपोज? इसको कब जो है ना कंपोज किया गया था? आप लोग लिंक में से इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना अभी आप लोग जो है मुझे बताएंगे कि आप लोगों की जो है ना अटेंडेंस एक बार जो है ना मुझे आप लोग बता देंगे कितने बच्चे क्लास में है आज? हाँ जी, नंबर 1 पर जो है मनीष शिवाज, 29 रोल नंबर है। हाँ जी, सेकंड पर है हिमांशु शौकीन, 15 रोल नंबर है। फिर है शुभम सिंह, 7 रोल नंबर। फिर है अंकुर सैनी, 1 रोल नंबर। वैशाली यादव, ये है 4 रोल नंबर। हाँ जी, अंकुर सैनी, रोल नंबर 4। 5 साक्षी वर्मा, फिर है
स्नेह वर्मा 6 रोल नंबर। स्नेह वर्मा के बाद प्रियांशु डागर 10 रोल नंबर। दीप्ति 13 रोल नंबर। फिर है तुषार 18 रोल नंबर। फिर है गौतम 22 रोल नंबर। 22 रोल नंबर गौतम। और फिर 23 अनमोल। अनमोल 24 सन्नी। 20 हिमांशु। उसके बाद किंशु 28 रोल नंबर किंशु। फिर है ध्रुव 32 ध्रुव 32। इसके बाद आता है आपका भारती 14 भारती। फिर 30 पीयूष 30 पीयूष। ईशांत 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 क्या नाम है बेटा इसका? ईशांत किस नाम से है बेटा? ज्योति ज्योति रोल नंबर 9। तनीषा तनीषा कौन है? हाँ ठीक है 27 रोल नंबर। बेटा अपना रोल नंबर लिखा करो तनीषा सिंह। ओके मैम। हाँ ये क्षितिज 16 रोल नंबर। इसमें भी आज कई बच्चे नहीं है। रूपाशी आज नहीं है क्या? रूपाशी रूपाशी शुभ मलिक तनुज नेहा हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता को तो देखा था मैंने इसको अलाउ किया था मीटिंग में। मैम लीव कर दिया होगा। हर्षित गुप्ता के बाद फिर नेहा हर्ष ये हो गया। चाहत नहीं है। गौरव यादव ईशु ध्रुव यादव इतने बच्चे नहीं है। तो एक तो बच्चों अटेंडेंस जो है आप लोगों की कंपलसरी है। आप लोगों को क्लास डेली अटेंड करनी है ठीक है। इसके बाद मेरा एक टॉपिक रह गया था इसमें से वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। एक टॉपिक बचा था सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। तो मेसोपोटामियन कल्चर में सिटीज का क्या रोल था, सिटीज की क्या इंपॉर्टेंस थी, आप लोगों को मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान देंगे ठीक है। Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures lived side by side. तो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिटी लाइफ को बहुत वैल्यू देते थे और यहाँ पर सभी कम्युनिटीज के लोग जो है वो साइड बाय साइड और सभी कल्चर्स के लोग जो है वो साइड बाय साइड रहा करते थे। एंड जब आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर और जब सिटीज जो है वो लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो गए थे उसके बाद इन सिटीज के जो गुणगान थे या इन सिटीज के जो डेवलपमेंट थे या इन सिटीज की जो खास बातें थी उनको पोइट्री के थ्रू जो है वो गाया जाता था। पोइट्री के थ्रू इनको याद किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट जो था यहाँ पर वो क्या था कि बहुत ही मार्मिक बहुत ही जो पोइग्नेंट रिमाइंडर था वो क्या था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो गिलगमेश एपिक है, गिलगमेश एपिक का नाम है। ये जो गिलगमेश एपिक है उसको 12 टैबलेट्स पे लिखा गया था। दिस इज द इम्पोर्टेंट एपिक ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसमें कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स के बारे में भी लिखा गया है। एंड गिलगमेश एपिक जो है वो गिलगमेश जो है वो इट वाज द नेम ऑफ द रूलर आल्सो। उसी के नाम पर जो है वो गिलगमेश एपिक लिखा गया और ये एपिक जो है वो 12 टैबलेट्स पर लिखा गया था। और इसमें जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो क्या जो इनकी जो मतलब प्राइड फीलिंग थी या जो इनका जो अचीवमेंट थी उनको भी लिखा गया है। Gilgamesh is said to have ruled the city of Uru. जो गिलगमेश थे he was the ruler of Uru and some time after Anmarkar. अनमरकर भी उरु के रूलर थे। तो उरु के रूलर दो हमने नाम पढ़े हैं वो है नंबर 1 पर अनमरकर एंड सेकंड नंबर पर हमने नाम पढ़ा है गिलगमेश। तो गिलगमेश जो है वो अनमरकर के बाद में रूल उन्होंने किया था। He was a great hero who subdued people far and wide. He got a shock when his heroic friend जो अब जो गिलगमेश है हम उनके बारे में बता रहे हैं आपको डियर स्टूडेंट कि गिलगमेश जो है उनको बहुत गहरा सदमा लगा था
जब उनके बहुत ही घने, बहुत ही जो है ना, बहुत ही क्लोज फ्रेंड की जो है ना डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है ना उनको बहुत गहरा सदमा लगा, और इस सदमे के बाद जो है वो घर से निकल गए, और जो है ना पानी और दुनिया जो है ना, मतलब जो है ना क्रॉस करके वो जो है ना सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे। और वो ये जानना चाहते थे कि इमोर्टेलिटी माने कुछ भी जो है ना स्थिर नहीं है, यहाँ पे जीवन अस्थिर है, नश्वर है सब कुछ, तो इसकी खोज करने के लिए वो निकल गए थे। और उसके बाद जो है आपने देखा कि आफ्टर ए हीरोइक अटेम्प्ट गिलगमेश फेल्ड, फिर एक हीरोइक अटेम्प्ट के बाद जो है गिलगमेश जो है वो फेल हो गए, माने फेल होने का मतलब है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसमें, और फिर वो वापस उरुक में लौट आए थे। तो जब वो उरुक लौट करके आए थे, तो उसने अपने आप को खुद को कंसोल किया। दोस्त की डेथ होने के बाद में ही हिमसेल्फ कंसोल्ड, और उन्होंने ये चेक किया, उन्होंने ये देखा कि जो है ना ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड फोर्थ। और सिटी वॉल के बैक एंड फोर्थ माने आगे पीछे टहल करके उन्होंने अपने आप को कंसोल किया, और उन्होंने ये एडमायर किया कि जो फाउंडेशंस है, जो ब्रिक से बनी हुई है, और जिनको जो कि प्लेस में उन्होंने जिनको कि एक स्थिर जगह पर, एक जगह पर उन्होंने उनको लगाया गया है, इन चीजों को एडमायर करने लगे कि ये चीजें ऐसी हैं कि जो काफी समय तक स्थिर रहती हैं, माने ये चीजें ऐसी हैं जो कि लंबे समय तक काम आती हैं। और इन चीजों को उन्होंने फिर रियलाइज किया कि कैसे जो बॉडी है या जो ह्यूमन लाइफ है वो किस तरीके से नश्वर है, जो नष्ट हो जाती है, और उसके बाद जो उसकी लाइफ है, उसकी जो आने वाली जनरेशन है, उनमें उसको याद रखा जाता है। जैसे कि आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स है, या उनके जो पेरेंट्स थे, अब वो सबके सब मान लीजिए जीवित नहीं है, तो उनकी जो लाइफ है या उनके बारे में आपको अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो कहाँ से मिलेगी? आपके पेरेंट्स या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, और इस तरीके से हमें उन लोगों के बारे में पता लगता है। तो it is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor fizzles out. हाँ, तो जो सिटी वॉल है उरुक की, उस सिटी वॉल पर जो है गिलगमेश की जो हीरोइक जो उनकी ट्रेवल थी, यात्रा थी, या जो इंसिडेंट्स थे, उनको लिखा गया है। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाला है, बहुत ज्यादा जो है ना मोटिवेट करने वाली कहानियां हैं, हीरोइज्म की कहानियां जो लिखी गई है, लॉन्ग टेल्स लिखी गई है, वो हम लोगों को इंस्पायर करने वाली है। Gilgamesh does not say that even though he will die, his sons will outlive him. फिर देखो बाद में वो कहता है कि गिलगमेश डज नॉट से दैट इवन, मतलब कि गिलगमेश ये नहीं कहता कि दैट इवन दो ही विल डाई, मतलब वो कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद में his sons will outlive him, मतलब उनके बच्चे जो है वो उनको जिंदा रखेंगे। जिंदा रखेंगे का मतलब क्या है कि किस सेंस में जिंदा रखेंगे? उनकी बातों को आगे जो है वो दोहराएंगे, उनके द्वारा जो उन्होंने सीखा है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेजेस या जो भी बातें उन्होंने उनसे एडप्ट की हैं, उनके थ्रू वो उनको जिंदा रखेंगे। एज ए ट्राइबल हीरो वुड हैव डन, he takes consolation in the city that his people had built. अब देखो स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, वो उसकी अचीवमेंट्स हम लोगों को याद रखनी है। तो जो उसकी अचीवमेंट्स थी, हमने आपको बताया कि दैट वाज अ ट्रेडिंग सिटी, उसकी एस्ट्रोनॉमी है, उसका मैथमेटिक्स है, वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट थी वो उस समय की। और उनमें से कुछ ऐसी अचीवमेंट्स है डियर स्टूडेंट्स, जो कि हम आज भी याद करते हैं, जिनको कि हमने उनसे सीखा है, और वो हमारे लिए आज भी, न केवल हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें इसमें से याद रखना है। तो यहाँ आप लोगों को क्या समझना है कि while moving narratives can be transmitted orally, देखो कि जब हम मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो हमारी जो बातें हैं, नैरेटिव्स हैं, वो क्या होती है, जिनको हम नरेट करते हैं, एक से दूसरे को नरेट करते हैं, बताते हैं, उनको हम ओरली जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो वो ओरल हमारे पास सोर्सेज होते हैं, इसका मतलब है कि वी डोंट हैव रिटन रिकॉर्ड्स फॉर देम, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि जो साइंस है या जो रिटन टेक्स्ट है, और जो मतलब क्या बोलते हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं,
तो उनके लिए तो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अगर अवेलेबल होंगे तभी तो हम कहेंगे कि दीज आर द कंक्रीट सोर्सेज। तो जब उनके हमारे पास एविडेंसेस होंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो है ना, ये मतलब पुख्ता सबूत है हमारे पास, ये हमारे पास विटनेसेस हैं कि वहाँ के लोगों की ये ग्रेट अचीवमेंट्स थी। परहैप्स ग्रेट लीजेसी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वो कौन सी ये थी? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इट वाज ग्रेट अचीवमेंट, है ना। उन्होंने कुछ ऐसी बातें खोज निकाली थी मैथमेटिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में। और डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम कैलेंडर देखते हैं कि हमारे 365 दिन एक साल में होते हैं, उसको फिर हम 12 महीनों में बांटते हैं, एक दिन को जो है ना हम 24 घंटे में डिवाइड करते हैं। तो ये बातें भी हमने मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से ही सीखी थी। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ एक जो है आपको डेटिंग अराउंड 1800 BCE आर टैबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 1800 साल पहले की जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो है ना हमारे पास क्या अवेलेबल है, वो स्क्वायर रूट्स की टैबलेट्स अवेलेबल है, मल्टीप्लिकेशन की टैबलेट्स अवेलेबल है, डिवीजन की टैबलेट्स अवेलेबल है। और आप यहाँ पर जो है ना आपकी बुक में गिवन है ये एक जो है ना एक क्या बोलते हैं स्टेटमेंट गिवन है, जैसे 1 + 24 अपॉन 60 + 51 अपॉन 60 स्क्वायर + 10 अपॉन 60 क्यूब। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों को जो है ना स्क्वायर रूट अवेलेबल हो जाएगा 2 का, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये उनके पास फॉर्मूला था। ड्यू टू दिस फॉर्मूला वो स्क्वायर रूट निकालते थे। तो इसका मतलब है कि दे हैव द नॉलेज हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट्स, है ना। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ देम। इफ यू वर्क दिस आउट यू विल फाइंड दैट द आंसर इज 1.41। ये कुछ समथिंग इसमें डिजिट लिखा हुआ है एंड दिस इज only slightly different from the correct answer। जो करेक्ट आंसर है उससे थोड़ा सा ही जरा इसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि एक फील्ड इसको किसने यूज करते थे? इट वाज यूज्ड टू मेजर द फील्ड्स, इट वाज यूज्ड टू मेजर द वाटर, और इसके अलावा जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी इससे मेजर किया करते थे। तो जिसको ये जो फॉर्मूलाज थे या जो स्क्वायर रूट्स थे, इनको वो किस काम के लिए यूज किया करते थे? दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो। इफ यू वर्क दिस आउट, आप द डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स, है ना। देखो 365 डेज है एक ईयर में एंड दिस ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। एंड ये जो 12 मंथ्स है ये कैसे पता चलता था उनको? उन्होंने ये कैसे पता लगाया? उन्होंने जो है ना ये रिवॉल्यूशन से पता लगाया कि रिवॉल्यूशन होता है ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है ना मून रिवॉल्यूट करता है, रिवॉल्व करता है, उसके चारों तरफ मन जो है वो घूमता है। और द डिवीजन ऑफ द मंथ इनटू 4 वीक्स, और जो मंथ है उसको 4 वीक्स में उन्होंने डिवाइड किया था। डे को उन्होंने 24 आवर्स में डिवाइड किया था और आवर को उन्होंने 60 मिनट्स में डिवाइड किया था। और हम आज भी इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो इसकी खोज कितने सालों पहले हो चुकी थी? दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट और ये हमने मेसोपोटामिया से सीखा है। तो दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ द मेसोपोटामियंस। These time divisions were adopted by the successors of Alexander and from there transmitted to the Roman world. Alexander से फिर वो रोमन वर्ल्ड में पहुंचा, रोमन से जो है ना वो इस्लाम में पहुंचा और इसी तरीके से जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। Whenever और इसके देखो इसके अलावा सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में भी उन लोगों को पता था। और सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स जब आकर होती तो वो उसको डे के हिसाब से ऑब्जर्व करते थे कि किस दिन किस समय पर जो है ना सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो अकर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टेलेशंस के बारे में भी जानते थे, वो कॉन्स्टेलेशंस की इंफॉर्मेशन भी उन लोगों को थी। इसके बाद देखते हैं कि none of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing। अब हम देखो कि आज हम इन चीजों को याद कर रहे हैं और मैं बार बार आप लोगों को ये बता रही हूँ कि these were the great achievements of Mesopotamian people, Mesopotamian civilization। और अब हम ये बात कह रहे हैं कि ये ग्रेट अचीवमेंट उनकी थी, तो हम कैसे इन चीजों को याद कर पा रहे हैं? कैसे हमें ये पता लग पा रहा है कि these were the great achievements और these were the great
contributions of the Mesopotamians to the whole world. अगर writing possible न होती तो if we did not have found all these things in writing form, अगर हमें ये टैबलेट्स के रूप में या राइटिंग के रूप में अवेलेबल नहीं होता तो प्यारे बच्चों हम कैसे इस बात को साबित करते कि ये हमें मेसोपोटामिया ने दिया है, या कैसे हमारे पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल होते और कैसे जो है ना हम ये सब जो चीजें हमने सीखी हैं कि डिवीजन ऑफ ईयर है, या हमने जो है ना स्क्वायर रूट निकालना है, या जो उनकी जो ग्रेट अचीवमेंट्स है हमें ये किसी भी तरीके से पता नहीं लग पाती। तो आप लोगों को ये सब चीजें इसलिए पता लग पा रही है क्योंकि इन सब चीजों के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, और रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो हमारे स्कॉलर्स ने इनको स्टडी किया और स्टडी करके हम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। तो आप देखेंगे कि none of these monumentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing and the urban institutions in schools where students read and copied earlier written tablets, and where some boys were trained to become not record keepers for the administration but intellectuals who could build on the work of the predecessors. माने कि अपने आने वाले टाइम के लिए उन लोगों के लिए जो रिकॉर्ड्स है उनको और आगे जो है जो टैबलेट्स है उनको स्टडी किया, फिर उनको स्टडी करके उनको आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी उनको प्रिपेयर करके रखा। We would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomenon. Let us look finally at two early attempts to locate and preserve the texts and traditions of the past. देखो ये जो प्रेजेंट और पास्ट इसके बीच का जो टाइम है उसको स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें आप लोगों को बच्चों को ध्यान रखना है कि देयर आर ए नंबर ऑफ सोर्सेज गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक, यू हैव टू रीड दोज सोर्सेज बिकॉज आप लोगों को जो पेपर का जो पेपर का पैटर्न है उस पेपर के पैटर्न में आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं सोर्स बेस्ड, और उस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में से उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो गिवन होते हैं, और उस सोर्स में से ही माने उस पैराग्राफ में से ही उन क्वेश्चंस के आंसर आपको, आवाज नहीं करो बेटा क्षितिज, उससे ही आपको उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये सोर्सेज जो है आप लोगों को एक बार रीड करने हैं एंड उसके साथ जो आपको क्वेश्चंस दिए जाए उन क्वेश्चंस को आप कर पाएं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लेसन को जब तक रीडिंग नहीं करोगे 1-2 बार तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर सुनने के साथ साथ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज बताए हैं यू हैव टू कंप्लीट ऑल दोस क्वेश्चंस, एंड इसके साथ साथ जो है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई गलत काम आप नहीं करेंगे, सुंदर तरीके से सफाई से काम आप करेंगे। और ब्लैक पेन आपको यूज नहीं करना है, ब्लू पेन ही आपको यूज करना है। ब्लू पेन में डिफरेंट कलर आप यूज कर सकते हैं, सपोज आप एक जेल पेन यूज कर सकते हैं थोड़ा लाइट कलर का, एक डार्क पेन आप यूज कर सकते हैं जो कि आपका बॉल पॉइंट पेन हो सकता है। एंड विद दिस आप लोग अपना काम करेंगे। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, अवॉइड कटिंग्स तो होंगी ही नहीं क्योंकि ये कोई डिक्टेशन नहीं है। आप लोगों को लिंक से कॉपी करना है तो आप लोग वहां से देख करके इनको कर सकते हैं। एंड आप लोग अपने लिए पेंडिंग वर्क मत इकट्ठा कीजिए, साथ साथ आप काम करेंगे तो आप लोगों को काम करने में मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा और आप लोगों के फर्दर इससे स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, बाकी के जो आपके साथी हैं दोस्त हैं उन लोगों को भी बता दीजिए कि पूरा एक लेसन कंप्लीट हो चुका है। दे शुड नॉट लीव द क्लास, दे शुड अटेंड द क्लास, और उनको आप लोग हेल्प कीजिए, बताइए। अगर किसी बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप जो है ना ओपन करना नहीं आता है या उन्होंने इसे डाउनलोड नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम अगर किसी तरीके की आ रही है उनके सामने तो वो भी नोटिस में लेकर के आइए। तो थैंक यू फॉर टुडे, आप लोग जो है ना अब लीव कर सकते हैं। मैम मैम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे थे उसमें ब्लैक पेन यूज कर लिया। अच्छा कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको उस समय कहा नहीं था। अब आप लोग जो नेक्स्ट काम करोगे ना बेटा उसमें आप लोग जो है ना ब्लैक पेन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ब्लैक पेन का जो यूज है ना वो सीबीएसई अलाउ नहीं करता है, ठीक है।
तो ब्लू कलर में ही आप लोग जो है ना, आप जब पेन खरीदने जाओगे तो आप जो है ना, जब पेन देखो तो उसमें ही 2 शेड के पेन आप ले लीजिए। उसमें अलग अलग डिफरेंट इंक्स आपको पता चल जाती हैं, कोई लाइट चलता है, कोई डार्क चलता है ना। तो उस तरीके से आप उनको जो है ना डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जो लाइट वाला होगा वो आप क्वेश्चन लिखने के लिए यूज कर लीजिए, हेडिंग लिखने के लिए यूज कर लीजिए, और डार्क वाला जो है आप अपने आंसर्स लिखने के लिए यूज कर लीजिए। इज इट ओके? ओके मैम। बेटा ओके मैम। Okay, ma'am. ओके बेटा, ओके ओके, नाउ यू कैन लीव।